हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि रिलेटेड है ब्लड से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है और ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो जहाँ पर मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं कि जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड का मतलब कि एक तरल से मतलब होता है, तरल मतलब कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है। फ्लूइड मीन्स तरल पदार्थ जो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है, कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट होता रहता है थ्रू दी आपकी वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू। तो सर्कुलेट करने की वजह से ये हमारे टिश्यू एंड ऑर्गन के साथ कनेक्शन बनाकर रखता है, इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडी में दो ही सिर्फ मेनली टू का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फर्स्ट इज़ द ब्लड एंड सेकंड वन द लिम्फ। यहाँ पर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो आज हम सिर्फ ब्लड को ही डील करेंगे। जब हम पूरा टॉपिक ब्लड का डील कर लेंगे उसके बाद मैं आपको लिम्फ के बारे में भी बताऊँगी। तो चलिए, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। अब वो ब्लड कहाँ कहाँ से सर्कुलेट करता है, हमारी वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू, है ना। तो अब देखिए, आर्टरी मतलब कि धमनी से मतलब होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है कि जो प्योर ब्लड होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है वो हमारी आर्टरीज में रन करता है, मतलब कि हमारी आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है थ्रू दी आर्टरीज, जिसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। और जो अपिक अल्कलाइन फ्लूइड होता है, अपिक का मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट कलर होता है। जो मतलब रेड कलर का होगा, एकदम लाइट रेड कलर का होता है, जिससे कि आप आर पार देख सकते हो। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हमारी धमनी में होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन में रन करता है, जिसका जो कलर होता है वो डार्क पर्पल कलर होता है, या फिर आप उसको डार्क रेड या मरून कलर बोल सकते हो। मतलब मेनली जो हम सैम्पलिंग वगैरह लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, वेन से ही लेते हैं। और वेन के जस्ट नीचे थोड़ा डेप्थ में हमारी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। तो अभी मतलब जो भी आप वेन फ्लॉन्स वगैरह लगाते हो, जो भी ड्रिप्स चढ़ती हैं, आईवी ड्रिप्स वगैरह, वो थ्रू दी वेन ही ड्रिप्स चढ़ती हैं। ठीक है, तो अब फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं ब्लड के। तो जो ब्लड का फंक्शन होता है वो मेनली ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट करता है सारी चीज़ें थ्रू दी ब्लड। तो ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है वो, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हीट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। अब वन बाय वन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब यह ब्लड का मेन फंक्शन होता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन ब्लड है जो कि एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में एक कलर देता है, मतलब कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसको कलर देने का काम करता है, प्रेजेंट होता है। उसके साथ मिलकर कंबाइन होकर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता रहता है। कि मतलब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जैसे जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है। उसी के थ्रू मतलब हमारी पूरी बॉडी में थ्रू दी मतलब जो लंग्स के थ्रू हमारा जो लंग्स के थ्रू जो आर्टरीज़ होती है वो ब्लड को कैरी करती है। और ब्लड को कैरी करने के बाद आर्टरीज़ ब्लड को कैरी करती है और उसके बाद पूरी होल बॉडी में सप्लाई करती है। फिर सेकंड वन है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट इज़ द हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और जो ब्लड में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होकर टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचती है। वो जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रिएट होगी और उसके बाद कहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद वो डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। और ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के बाद ब्लड के थ्रू हमारी जो टारगेटेड ऑर्गन है, जहाँ तक उस हार्मोन को पहुँचना है वहाँ तक वो ब्लड के थ्रू
पहुंच जाती है। सेकंड, फिर थर्ड, फिर उसके बाद है नेक्स्ट इज़ द हीट है। हीट हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में से प्रोड्यूस होती है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो भी आप खाना खाते हो वो आपके थ्रू दी आपके लीवर में पहुंचता है। फिर लीवर क्या करता है, मतलब लीवर में नहीं, फिर स्टमक में जाने के बाद वो क्या करता है कि जो लीवर होता है वो मेटाबॉलिज्म का वर्क करता है। फिर जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद हीट हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ही इक्वली ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर प्रॉपर ब्लड रहता है तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर वे में आपका हीट प्रोड्यूस करती रहती है। प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस या वह सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को इन्फेक्शन या जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, फॉरेन एजेंट्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, उनसे हमें बचाती हैं। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स पढ़ लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, कि मतलब ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ब्लड में मेनली 2 चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में प्लाज्मा 55% या मतलब 55% प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड सेल है वो 45% प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन 7% प्रेजेंट होता है, और अदर जो सब्सटेंसेस हैं वो 1% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम प्लाज्मा की ही बात करेंगे, ब्लड सेल को हम बाद में डील करेंगे। तो प्लाज्मा देख लेते हैं। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा जो आपने चार्ट देखा है वहाँ पर, प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो अभी हम किसको डील करेंगे, ओनली फॉर प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक क्लियर स्ट्रॉ कलर वाटरी फ्लूइड होता है। अब स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉ मतलब कि प्लाज्मा आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, प्लाज्मा एक लाइट येलो कलर का वाटरी लिक्विड होता है जिसमें कोई अदर सब्सटेंसेस नहीं होता है, कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं होती है, वो वाटरी सब्सटेंस होता है, एकदम क्लियर होता है। स्ट्रॉ का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, लाइट पेल येलो कलर का, मतलब हल्का पीला रंग का होता है। और यह ब्लड में कितना प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो अभी जस्ट हमने चार्ट में भी देखा है। अब यहाँ पर हम 1 by 1 डील करते हैं। वाटर, प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर कितना प्रेजेंट होता है, हमने देखा था 92% मतलब 90 से लेकर 92% तक वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटर प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकेंड वन है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है, 7% प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होते हैं, कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो होते हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा, अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा, तो हमारी बॉडी में जो एडीमा हो जाता है, एडीमा का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग इन द सेंस कि हमारा मतलब बॉडी में वाटर का, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में वाटर का एक्यूमुलेशन होना ही एडीमा कहलाता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर्स कहाँ पे ओनली रन करता है, ओनली ब्लड में रन करता है, सिर्फ वो ब्लड में ही। अगर वो कहीं और चला जाए, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा तो वो मतलब कि बाहर आ जाएगा, ब्लड से बाहर आ जाता है। ब्लड से बाहर कहाँ चला जाएगा, वो हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के बीच में चला जाता है, और जब वो टिश्यू और ऑर्गन के बीच में पहुँच जाएगा तो क्या होगा, इडीमा कॉज होता है। तो उसकी वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी है वो भी क्या करती है, प्रोटीन की वजह से ही उसमें थिकनेस होती है, मतलब वो थोड़ा गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। अगर प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं होगा तो जो उसका स्टिकीनेस है, उसकी जो थोड़ी थोड़ी जो थिकनेस है वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन मेनली के मेन 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो फर्स्ट इज़ द एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और जो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, लीवर में सिंथेसाइज होता है। तो अगर इसका जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज 3.4 to 5.4 ग्राम पर DL होता है,
और मतलब 34 to 54 ग्राम पर लीटर होता है। ब्लड की बात कर रही हूँ, मतलब ब्लड में एल्ब्यूमिन का आपका ये नॉर्मल वैल्यू होता है। और अगर जो एल्ब्यूमिन है अगर उसका ब्लड में कमी हो जाए तो जो हाथ और पैरों में स्वेलिंग्स आती हैं, जो हमको फटिगनेस फील होने लगता है, वो एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से ही होता है, जब उसकी ब्लड में कमी होने लगती है। और जब उसका और लीवर फेलियर कब होता है कि जब एल्ब्यूमिन लीवर में बनता ही नहीं है, जब आपका लीवर वर्क करना बंद कर देता है तब एल्ब्यूमिन बंद हो जाता है, मतलब एल्ब्यूमिन बनना बंद हो जाता है, प्रोड्यूस कम होने लगता है, बनता ही नहीं है। और जब एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है तब हमें किडनी का प्रॉब्लम होता है। एल्ब्यूमिन फर्स्ट इज द, हमने क्या देखा, प्लाज्मा प्रोटीन का एल्ब्यूमिन देखा। एंड सेकंड वन है आपका ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ग्लोबिन लीवर में इम्यून सिस्टम द्वारा बनाए जाते हैं। ग्लोब्यूलिन क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी और डिफेंस में हेल्प करता है। इम्यूनिटी मतलब कि हमको प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, मतलब कि जो भी फॉरेन जो भी बॉडीज़ आती है, फॉरेन बॉडीज़ आती हैं या फिर जो बाहर के हमको डिसीजेस कॉज करते हैं, वो उनसे प्रोटेक्ट करता, उनके अगेंस्ट वो फाइट करता है। ग्लोबुलिन 3 टाइप्स प्लाज्मा प्रोटीन को कैरी करता है। तो फर्स्ट इज द अल्फा, सेकंड वन बीटा और थर्ड इज द गामा सेल। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन फ्लैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो कि आयरन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनका जो सिंथेसाइज होता है वो कहाँ पे होता है, अल्फा और बीटा का लीवर में होता है। थर्ड इज द गामा। गामा कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, वो लिम्फेटिक टिश्यू में सिंथेसाइज होता है। गामा एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा वर्क करता है, जो कि डिसीज कॉज होने में, डिसीज को रोकने में, डिसीज हमारे ऊपर जब अटैक करती है तो उनको प्रिवेंट करता है, उनके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है डिसीज कॉज होने से। थर्ड इज द आपका है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन क्या करता है, फाइब्रोनोजेन ऑल्सो प्रोड्यूस बाय लीवर, वो भी सेम एज लीवर में ही प्रोड्यूस होता है, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग मतलब कि जैसे कि हमारी कोई इंटरनल कोई हैमरेज हो जाता है, ठीक है, तो हैमरेज होता है तो एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है कि आपका जो ब्लड होगा वो इतने टाइम में क्लॉट हो जाएगा, मतलब ब्लड का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो 8 मिनट का होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो मतलब फाइब्रोनोजेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, अगर किसी टाइप का हैमरेज हो गया है तो वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करेगा फाइब्रोनोजेन। फिर है आपका थर्ड है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में जो मतलब बेसिक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करके चलते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ये हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिर है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, डाइजेशन से जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आएंगे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया एंड ग्लाइसरोल, ये सब एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, जो कि मेनली प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा से ही जहाँ तक उनको पहुँचना होता है, जो भी उनके टारगेटेड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक वो प्लाज्मा के थ्रू ही पहुँचते हैं। फिर है वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ये ब्लड से किडनी तक जाते हैं, मतलब कि जो मतलब कहाँ तक ब्लड से कहाँ तक पहुँचते, किडनी में जाते हैं। और जब वो किडनी में जाते तो किडनी क्या करती है, थ्रू दी यूरिन वो क्या करती है, हमारी बॉडी से उसको एक्सक्रिएट आउट कर देती है, बाहर कर देती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से वेस्ट और किस तरीके से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारे ब्लड से कहाँ तक जाता है, लंग्स तक पहुँचते हैं। और जब लंग्स तक पहुँचते हैं तो लंग्स कैसे बाहर निकालते हैं, जब हम अपनी ब्रीथ को बाहर निकालते हैं, जब हम अपनी सांस को छोड़ते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, तब वो हमारी ब्रीथ के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। हार्मोन्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और ये प्लाज्मा के थ्रू ही हार्मोन टारगेटेड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। अब है आपका सेलुलर कंटेनेंट्स ऑफ ब्लड। आई होप आप लोगों को प्लाज्मा समझ में आया होगा।
और सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड मतलब कि ब्लड सेल्स क्या है, अभी हमने प्लाज्मा पढ़ा कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आपका एक फ्लूइड क्लियर स्ट्रॉ फ्लूइड होता है जो कि जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है आपका 90 to 92% आपका वाटर प्रेजेंट होता है, 7% आपका प्रोटीन एंड 1% अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में कितने ब्लड सेल्स होते हैं, मेनली 3 ब्लड सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द रेड ब्लड सेल्स, सेकंड वन है आपका WBC जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, एंड थर्ड इज़ द आपका प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है, 99% हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है, 1% आपका WBC प्रेजेंट होगा मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और 1% आपका प्लेटलेट प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर हम ब्लड सेल्स अभी जस्ट जाना कि ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। ब्लड को पढ़ने के पहले हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड बनता कैसे है, ब्लड का बनने की प्रोसेसिंग क्या होती है। ब्लड के बनने की प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि ब्लड का बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, तो आप आंसर लिख सकते हो उसका हीमोपोइसिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में बनते हैं। ब्लड सेल्स कहाँ पे बनेंगे, रेड बोन मैरो में बनते हैं, और रेड बोन मैरो आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका लॉन्ग बोन लाइक आपका फीमर बोन होगा, आपका ह्यूमरस बोन हो गया, और इरेगुलर और फ्लैट बोन जैसे स्टर्नम वगैरह आपकी बोन्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और रेड बोन मैरो में प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल का शेप ले सकते हैं, जो किसी भी सेल में बदल सकते हैं, और यह वह ऐसी सेल होती है जो तीनों ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं। प्लूरीपोटेंट जो सेल्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कि जो रेड बोन मैरो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं के थ्रू जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है। और जो हमारा प्लूरीपोटेंट सेल्स हैं, स्टीम सेल्स हैं, उस दौरान जब वो ब्लड सेल को फॉर्म करती हैं उस दौरान ये कई स्टेजेस से गुजरती हैं। अब सारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो आपको अभी तो पता चल गया, अभी जिस बताया कि जो रेड ब्लड मतलब जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं, कितने ब्लड सेल्स हैं हमारे, 3 ब्लड सेल्स हैं, वो कहाँ पर फॉर्म होंगे, रेड ब्लड मतलब कि रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। लेकिन जो आपका कुछ पार्ट जो WBC का है वो लिम्फोइड टिश्यू में भी फॉर्म होता है, वहाँ पर भी बनता है। अब 20 ईयर्स तक जो रेड बोन मैरो होते हैं वो पूरे लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स मतलब 20 ईयर्स के बाद जो येलो फैटू मैरो बनना स्टार्ट होती है, जो कि बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और रेड बोन मैरो कहाँ पर चले जाते हैं, बोन के एंड पार्ट्स में। एंड पार्ट्स मतलब कि बोन का जो इपिफाइजल लाइन होता है या इपिफाइजल जो प्रोसेस होता है, इपिफाइजल जो एंड्स होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कौन, रेड बोन मैरो। अब मैं आपको बता दूं कि जो रेड बोन मैरो होता है वो क्या कैरी करता है, रेड बोन मैरो मतलब रेड बोन मैरो क्या करेगा, आपका ब्लड सेल्स को बनाने का काम करते हैं, और जो येलो फैटी मैरो होते हैं वो क्या करते हैं, फैट को प्रोडक्शन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।